हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10वीं का विषय आपका हिंदी नई बुक। तो इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा पेज नंबर 37 से लेकर आपको पेज नंबर 43 तक का प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो लघुत्तरीय प्रश्न आपका आत्मकथा और जीवनी, इस प्रकार से आपका ये पेज नंबर 37 है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पेज नंबर पहले 43 कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितना दिया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था पेज नंबर 43 तक, लेकिन यहाँ पर भी दो प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 34 तक, यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 34 तक सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। 34 में जैसा कि कहा है, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। चलिए तो प्रश्न 1 का उत्तर इस प्रकार आपको। आत्मकथा, पहला नंबर, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है। दूसरा, आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। उसके बाद अब यहाँ पर है जीवनी। पहला नंबर, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। फिर दूसरा, जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का उत्तर हो गया है। प्रश्न नंबर 2, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। और तीसरा नंबर में भी है नाटक और एकांकी में अंतर। प्रश्न 2 का उत्तर, कहा इसका उत्तर, सबसे पहले नाटक। नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं। दूसरा नंबर, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती है। अब यहाँ पर एकांकी में नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। इस प्रकार से नाटक और एकांकी में दो अंतर मैंने आपको बताया हूँ। प्रश्न 4 है, रेखा चित्र और स्मरण में दो अंतर। इसका उत्तर, रेखा चित्र नंबर 1, रेखा चित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। दूसरा, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तथ्यस्थ रहता है। अब आपको स्मरण में नंबर 1, स्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। स्मरण में लेखक तथ्यस्थ नहीं रहा है। इस प्रकार से दो अंतर आपको लिखना है। चलिए देखिए, ज़्यादा बार आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 2 से 4 लाइन में सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जा रहा है। प्रश्न 5, गद्य किसे कहते हैं। एक ऐसी रचना जो छंद,
ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो उसे गद्य कहते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना। यहाँ पर है हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखिए। इसका उत्तर सबसे पहले भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 ईस्वी तक, शुक्ल युग सन 1920 से 1938 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1950 ईस्वी तक, समसामयिक युग सन 1950 से आज तक। इस प्रकार से आपको बना लेना है। साथ ही निबंध किसे कहते हैं, तो देखिए निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वतंत्रता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधितता के साथ किया गया हो। आइए विद्यार्थी, प्रश्न 8 है, नाटक किसे कहते हैं? नाटक के कोई 2 तत्व लिखिए। इसका उत्तर रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना नाटक कहलाती है। नाटक के अभिनव का विशेष महत्व होता है। नाटक के निम्नलिखित 6 तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन यानी संवाद, देश काल, उद्देश्य, रंगमंचीयता। प्रश्न 9, हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचना लिखिए। प्रश्न 9 का उत्तर है ए साइड आपका, यहाँ पर आपका निबंधकार, उनकी रचनाएं, बाबू गुलाब राय, तो थलुआ कलब, मेरी असफलताएं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो गया। 10, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहते हैं। उनके 2 उपन्यासों के नाम हैं गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। ठीक है, 11 में है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, गद्य की प्रमुख विधाएं: आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास एवं निबंध। गद्य की गौण विधाएं: रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी,
रेखा चित्र, स्मरण, साक्षात्कार, डायरी। इस प्रकार से 10 और 11 पूरा हो गया है। आगे चलिए, हिंदी के प्रमुख 2 रेखा चित्र लेखकों एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। रचना के नाम। विद्यार्थी, इसका उत्तर है सबसे पहले रेखा चित्र और यहाँ लिखना है उनकी रचनाएं। नंबर 1, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, महादेवी वर्मा। प्रश्न 13, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी से मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। जब लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे लेखक परिचय। प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर 2 रचनाएं। पतियों के देश में, चिता के फूल, मसाल, माटी की मूर्तें। ये तो हो गई रचना। हालांकि प्रश्न में कहा गया था 2 रचना, लेकिन मैंने आपको 4 बताया हूं। ठीक है, अब भाषा कहा गया था, तो भाषा, इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खरी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी सख्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। शैली, बेनीपुरी जी के वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन तथा रेखा चित्र, कथानक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। बेनीपुरी जी के हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर हिंदी साहित्य में समृद्ध किया। इस तरीके से आपको ये पूरा हो गया प्रश्न संख्या 14। अगला प्रश्न 15, यशपाल की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए, उत्तर 2 रचनाएं, झूठा सच, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान। हालांकि मैंने 4 आपको बताया हूं। अब इनके भाषा, यशपाल जी का भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति अभिव्यक्ति में समर्थ है। शैली, अब इनका शैली देखिए। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। इन्होंने भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्तर जो है बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 15 का।
नेक्स्ट 16 स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर 2 रचनाएं, एक रहेगा सूरज कब निकलेगा, बीज बीच में विनय, संधान, आएंगे अच्छे दिन। इस प्रकार से यहाँ देखिए आपका 4 है, मतलब 2 रचना प्रश्न में कहा गया था लेकिन मैं आपको 4 बता दिया हूँ। इसके बाद अब भाषा, स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है। वे विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। अब इनका शैली, स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक खिस्सा गोई शैली एवं मध्यवर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 16 भी पूरा हो गया। चलिए नंबर 17 में है मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए 17 नंबर का उत्तर है 2 रचनाएं, महाभोज, आपकी बंटी, मैं हार गई, यही सच है। 2 रचना के बदले मैंने 4 आपको बताया हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 4 भी लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं परीक्षा में अगर आप 2 भूल भी जाते तो 2 आपको तो याद रहेगा ना। ठीक है। भाषा, इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशक शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। उनकी रचना में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब देखेंगे इनका शैली, इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु दुरुस्त और प्रसंगानुकूल है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 17 का उत्तर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 18 यतीन्द्र मिश्र एवं भदंत आनंद कौशल्यान की दो रचनाओं के नाम एवं उनका साहित्य में स्थान लिखिए। विद्यार्थी इसका उत्तर, विद्यार्थी प्रश्न 18 सबसे पहले देखेंगे यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं, यदा कदा, ढ्योढ़ी पर आलाप, साहित्य में स्थान, कवि की गद्य में सरसता, कोमलता तथा रोचकता आना स्वाभाविक है। यतीन्द्र मिश्र भावुक सहृदय हैं। संगीत, वाद्य आदि के ज्ञाता मिश्र जी का रचना संसार बहुत विस्तृत है। साहित्य, कला और संस्कृति के संदर्भों में वे सतत स्मरण किए जाते रहेंगे। ये तो आपका हो गया यतीन्द्र मिश्र। अब आपको प्रश्न में कहा गया था यतीन्द्र, उसके बाद फिर कहा गया था भदंत आनंद कौशल्यापन की 2 रचना, भिक्षु के पत्र, बहानेबाजी, रेल का टिकट, साहित्य में स्थान। भदंत आनंद कौशल्यान का ज्ञान बहुआयामी था। वे अपने समय के विचारवान महानुभवों में से एक थे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर धर्म, दर्शन, साहित्य और जीवन संबंधी जो कार्य वे
कार्य कर गए वे आज भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से प्रश्न 18 भी पूरा हो गया। देखिए इसमें मैं आपको ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बताया क्योंकि प्रश्न में ही दो व्यक्ति के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगर एक व्यक्ति के बारे में रहता तो यहीं पर आपका उत्तर समाप्त हो जाता, लेकिन दो व्यक्ति था इसलिए थोड़ा सा विस्तार हुआ है। यहाँ पर है नेताजी का चश्मा। 19 सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। क्या चीज? उसे लोग कैप्टन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। नंबर 20 से पहले कैप्टन कौन था? कैप्टन उस कस्बे का एक साधारण वृद्ध कमजोर शरीर वाला अपाहिज व्यक्ति था जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त भी था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। चलिए प्रश्न संख्या 21। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ठीक है, प्रश्न 21 भी हो गया है। प्रश्न संख्या नंबर 22। मूर्ति पर लगा सरकंडे पर का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है। यतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीब होने के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। यतः देश का भविष्य सुरक्षित है। इसके आगे 23। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर इसका उत्तर पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान भरा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पिंदे मूर्ख ठोकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया हंसोर और मजाकिया था। शरीर से मोटा था। उसकी तोंद निकली रहती थी। यथा वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे।
ठीक है, ये रहा पान वाले का रेखा चित्र। ठीक है, काफी अच्छा है। चलिए तो एक लाइन और है, यह बातें बनाने में उस्ताद था। अब देखेंगे बाल गोविंद भगत। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर, भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, यथा वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्रवधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा का प्रबंध करना चाहती थी। इस प्रकार भगत की पुत्रवधू भगत का सहारा बनकर वही वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 25 नंबर। अब आगे है लखनवी अंदाज। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक का पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं तो बोला है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर, सेकेंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीराएं खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद पर झांग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फाकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सूखी बूरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते हुए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। ठीक है, ये जो कहानी है ना लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर, तो पाठ के आधार पर आपको बताया गया है उत्तर। अब बोला है एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए।
28 में है, एक कहानी यह भी, आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई की भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 28 का उत्तर। 29, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी, यहाँ पर होना चाहिए उनकी, ठीक है, बेटी मन्नू भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देखकर हड़ताल करा दी थी। इससे उनका सीना चौड़ा हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उनकी लिखना है, उ न की, ठीक है। चलिए 29 नंबर हो गया है। अगला यहाँ पे आपका नौबत खाने में इबादत शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न 30 का उत्तर ये रहेगा, शहनाई की दुनिया में डूमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। पहला, डूमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न, संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा नंबर, यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरकट घास यानी बांस जाति का प्रसिद्ध पौधा एक होता है, ठीक है, जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। यतः शहनाई की दुनिया में शहनाई और डूमराव एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न 31, बिस्मिल खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, क्यों। 31 नंबर का उत्तर है, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं। वे संगीत के नायक रहे। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, इतना बहुत है शहनाई के बारे में। ठीक है, 32 में है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। इसका उत्तर है, सुशीर, यहाँ पर वाद्यों होना चाहिए, ठीक है, वाका धो परे। सुशीर वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शहनाई अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा गया है, जबकि शाहनाई अर्थात शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलिए, यहाँ पे विद्यार्थी का है संस्कृति 33 से, लेखक भदंत आनंद कौशल्यान की दृष्टि में
सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति को हम लोग क्या है, एक समझते हैं या एक दूसरे में मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विशेषण लगा देने से इनका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक लाइन और है। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज है अथवा दो चीजें हैं, और यदि दो है तो दोनों में अंतर क्या है, तभी यही बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अब लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर बचा हुआ है। यहाँ पर है, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर होता है। ज्ञान और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तथ्यों और आविष्कारों से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। एक मूल खोज करने वाला होता है एवं दूसरा उपयोगकर्ता होता है। इस प्रकार से प्रश्न 34 भी पूरा हो गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न आपका 34 तक पूरा बताया गया है। तो ठीक है, अगली वीडियोस में मैं आपको लेकर आऊँगा यहाँ से लेकर। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।